गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे मे बी द एरिया ऑफ लैंड और वाटर इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, लैंड का एरिया भी हो सकते हैं, पानी वाला एरिया भी हो सकते हैं और ऐसा एरिया भी हो सकते हैं जहाँ लैंड और वाटर दोनों हों। वन बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उसमें कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी जो है, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, उसमें एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिनका नाम क्या है, बोरी और पचमढ़ी। एट प्रेजेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आइडेंटिफाइड इन अवर कंट्री। हमारे देश में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इस तरीके से दिए गए हैं। पहला क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर है शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, फिर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये क्या है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ नाम दिए गए हैं उनके। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन द नीलगिरी हिल रेंजेस ऑफ साउथ इंडिया इज होम ऑफ over 100 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि नीलगिरी हिल रेंज में पाया जाता है साउथ इंडिया के, उसमें 100 स्पीसीज मैमल्स की हैं उसमें, और 350 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 80 स्पीसीज रेप्टाइल्स की हैं, और 39 स्पीसीज जो हैं वो फिश की हैं, 31 एम्फीबियंस हैं, 60 स्पीसीज किसकी हैं, रेप्टाइल्स की, और इसके साथ साथ 316 स्पीसीज हैं बटरफ्लाइज की, और इनम्बरेबल इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। रेयर एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड नीलगिरी थार आर फाउंड हियर। ठीक है, यहाँ कुछ रेयर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे टाइगर हुआ, एशियन एलिफेंट हुआ, नीलगिरी थार हुआ, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। द नीलगिरी थार इज फाउंड ओनली हियर एंड इज एंडेमिक टू दिस रीजन। ठीक है, इस नीलगिरी थार ही है जो यहाँ इस रीजन में अकेले पाया जाता है और ये एंडेमिक स्पीसीज है इस रीजन की। The flora of this reserve include 3,300 species of medical plants and orchids, of which 1,232 are endemic। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लोरा में 3,300 स्पीसीज है मेडिकल प्लांट्स की और आज की, जिनमें से 1,232 जो हैं वो क्या है, एंडेमिक है। अब हम देखेंगे ये जो नो द फैक्ट, ये तो द नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्म्ड इन 1952 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू कवर 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट। जो नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी है जो कि 1952 में बनी थी गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के, उसका मेन एम क्या था कि वो टोटल लैंड में से 1/3 एरिया कवर करना चाहता है फॉरेस्ट से। इन 1980 द नेशनल पॉलिसी वॉज रिवाइज्ड एंड नेम्ड एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये पॉलिसी 1908 में क्या की गई थी, रिवाइज की गई थी, और इसका नाम क्या रख दिया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट। इस एक्ट का एम क्या था कि कैसे उसको प्रिजर्व करें हम और कंजर्व करें नेशनल फॉरेस्ट को, एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, और जो पीपल हैं उनकी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा किया जा सके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, एनरिच योर नॉलेज। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कोर जोन। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर जोन। दिस जोन इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
और इस जोन को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, सो एज टू मेक श्योर दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेफ फ्रॉम ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है, जिसका क्या किस चीज़ का इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ हैं उनको ह्यूमन इम्पैक्ट मतलब मानव प्रभाव से कैसे सुरक्षित रखा जा सके। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द बफर जोन विच सराउंड्स द कोर जोन। अब सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है? बफर जोन, जो कि सराउंड्स करता है किसको? कोर जोन को। एंड इज अ स्पेस फॉर इन्वायरमेंटल रिसर्च, और ये स्पेस रहता है किसके लिए? इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए, रिक्रिएशन के लिए और टूरिज्म के लिए। द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? ट्रांजिशन जोन। द ट्रांजिशन जोन इज फॉर लोकल कम्युनिटीज दैट हैव अ हैंड इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एरिया। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन जोन होता है वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए होता है, जो कि क्या करते हैं? मैनेज करते हैं कि कैसे रिसोर्स की मैनेजिंग हो सकती है एरिया, उस एरिया की, थ्रू फार्मिंग एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें फार्मिंग और नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जू। तो जू इज़ अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन एंड ब्रीडिंग। ठीक है, जू एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को उनके एग्जीबिशन के लिए और ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है। जूज हेल्प इन क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए नेचर के प्रति और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। दे नॉट ओनली हेल्प इन सस्टेनिंग देयर ओन पॉपुलेशन ऑफ एक्सोटिक एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स बट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर डिप्लीटिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये ना केवल जो पॉपुलेशन रहती है एक्सोटिक और एंडेंजर्ड एनिमल्स की, उनकी हेल्प करते हैं उनकी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, अपितु इनकी इसमें भी हेल्प करते हैं कि उनकी जो लुप्त होती हुई पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ जाए। However, a zoo cannot provide the same abundance to the animals as in the wildlife। जो जू होते हैं वो एकदम से वैसी अबेंडेंस तो नहीं दे सकते हैं जैसे कि एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ में मिलती है, ये बात अलग है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल जू पॉलिसी, जो इंडियाज़ नेशनल जू पॉलिसी है, उसके हिसाब से द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जू शुड बी to complement and strengthen the nation's effort in conservation of the rich diversity of the country। ठीक है, उसका मेन एम क्या होना चाहिए कि वो कैसे स्ट्रेंथ कर सके नेशंस के एफर्ट को, जो कि कंजर्वेशन में हेल्पफुल होते हैं रिच डाइवर्सिटी के लिए किसी भी कंट्री की। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है? तो रेड डेटा बुक इज एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्पीसीज दैट आर एंडेंजर्ड। ठीक है, जो रेड डेटा बुक होती है वो एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होता है जो कि अपने अंदर ऐसी स्पीसीज की लिस्ट रखता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में होती हैं। टुडे मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मेंटेनिंग देयर ओन रेड डेटा बुक्स। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी कंट्रीज, उसमें इंडिया भी शामिल है, वो अपनी खुद की रेड डेटा बुक्स बनाती हैं। इन दीज बुक्स द स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रिसाइव्ड रिस्क लेवल। और इस बुक में अलग अलग स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है उनकी रिस्क की लेवल के हिसाब से। ईच रेड डेटा बुक यूजुअली डील्स विद अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, जो प्रत्येक रेड डेटा बुक होती है वो यूजुअली डील करती है स्पेसिफिक ग्रुप का, किसी भी एनिमल या प्लांट्स का जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल प्रीमेट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मॉसेस एक्सेट्रा। इट अपडेटेड्स द स्टेटस ऑफ देयर पॉपुलेशन सो दैट इमीडिएट कंजर्वेशन प्रोग्राम रिगार्डिंग दिस स्पीसीज कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है, ये क्या करती है? अब रेगुलर अपडेट रखती है इन सभी स्पीसीज़ की और पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से अगर इन स्पीसीज़ को कोई खतरा हो तो उनका कंजर्वेशन वो बिल्कुल बहुत जल्दी कर सके। द रेड डेटा बुक्स आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो रेड डेटा बुक्स रहती हैं वो पब्लिश की जाती हैं किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा,
नेचर की कंजर्वेशन के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। इसको हम IUCN भी बोलते हैं। अब मेजर एनिमल्स कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में कितने नेशनल एनिमल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं उनको देखना है हमें। तो पहला क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज एन इंडियन सक्सेस स्टोरी ऑफ हाउ टाइगर्स वर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक इंडियन सक्सेस स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि जो लुप्त होती गई जो टाइगर की संख्या है उसको कैसे इंडियन गवर्नमेंट के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट से बचाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन April 1, 1973। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च कब किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के टाइगरों को बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किया गया था। द ऑब्जेक्टिव of this project was to ensure the maintenance of the variable population of tigers in our country। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का वो क्या था कि कैसे हम मेंटेन कर सकें जो हमारे यहाँ जो टाइगर की पॉपुलेशन है हमारे देश में। दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बिकॉज द टाइगर्स पॉपुलेशन इन आवर कंट्री रिड्यूस्ड drastically to 1,800 in 1972 which was initially more than 50,000। ठीक है, ऐसा ये प्रोजेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि जो हमारे भारत में टाइगर की पॉपुलेशन थी वो एकदम से कम हो गई थी, एकदम से 1800 बची थी 50,000 से 1972 में। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज विजिबल इन सतपुड़ा टाइगर नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसकी जो सक्सेस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट की सक्सेस कहाँ देखी जा सकती है, टाइगर जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहाँ, वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, जहाँ जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1991। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1991 में, टू असिस्ट स्टेट्स टू हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, क्यों असिस्ट करने के लिए स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए जिसके पास क्या हो जाए, फ्री रेंजिंग हो जाए पॉपुलेशन की, वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स की पॉपुलेशन की क्या हो जाए, फ्री रेंज हो जाए। एंड टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और जो एलिफेंट्स हैं, आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, वो बहुत समय तक सरवाइव कर सके अपने नेचुरल हैबिटेट में। प्रोजेक्ट राइनो। तो दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1987 इन काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1987 में लॉन्च हुआ था काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में असम की, टू सेव वन हॉर्न्ड राइनोसेरस फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, जो लुप्त हो रहे थे वन हॉर्न वाले राइनोसेरस उनको बचाने के लिए। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 430 किलोमीटर। ये कितना एरिया कवर करता है, 430 किलोमीटर का, विच इज़ द नेचुरल होम ऑफ द डेवलिंग राइनो। ठीक है, ये जो कि नेचुरल होम था किसके लिए, ड्वेल्डिंग राइनो के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। क्या है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो दिस वॉज इनिशियली स्टार्टेड इन उड़ीसा। ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा में। आफ्टर दैट इज वॉट एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर स्टेट इन 1975। और इसको बाकी के स्टेट में 1975 तक फैला दिया गया था। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू प्रोटेक्ट द 3 एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो 3 खतरे वाली, जिनकी लाइफ खतरे में है क्रोकोडाइल की स्पीसीज की, उनको बचाना। जो कि कौन कौन सी थी, गैविलिस गैंगेटस, ठीक है, क्रोकोडाइलस ट्योरिस, और फिर क्या है लास्ट क्या है, क्रोकोडाइलस पोरोरस। ठीक है, इनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है, 6 ही है ना, हाँ 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।